नमस्कार। हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज मैं आपके लिए वर्ग 8 हमारी दुनिया का पाठ 2 लेके आया हूँ और पाठ 2 है वो इकाई 1 क और शीर्षक है उसका भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आपसे इस पाठ को शुरू करने से पहले एक सूचना ये है, आपसे आग्रह है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और धीरे धीरे क्रमवार हर महीने में सिलेबस में क्या किस महीने पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपके लिए हर महीने लेके आ जाएंगे। हर पाठ का, हर सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट का मतलब हर सब्जेक्ट का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भूमि, मृदा एवं जल संसाधन इस पाठ के माध्यम से पढ़ना है। अब भूमि क्या है इसके बारे में जानते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग पर भूमि का विस्तार है। 29% क्षेत्रफल। यह पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थल, हिमच्छादित, वनच्छादित रूपों में पाई जाती है। तो यहाँ एक चीज जरूर देख लीजिएगा कि भूमि में पहाड़ी भी आती है, पठार भी आता है, मैदानी भाग, दलदली भाग, मरुस्थली, हिमच्छादित, वनच्छादित, ये सब आते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि भूमि और मृदा इसका मतलब मिट्टी होता है। तो मिट्टी भूमि ही तो होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भूमि में पहाड़, पठार, मैदानी भाग, दलदली, मरुस्थल, हिमच्छादित प्रदेश और वनच्छादित सब कुछ आता है और मिट्टी होता है आपको मृदा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जाना है कि 29% भाग पर भूमि का विस्तार है। भूमि से ही हम अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं प्राप्त करते हैं। मैं आपको इसके संक्षेप रूप को आप तक बताते चलता हूं और आप विस्तार से किताब को विस्तृत रूप से अवश्य पढ़िएगा। क्लियर है? चलिए, भूमि से ही हम अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं प्राप्त करते हैं। भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। एक समान भूमि होने के बावजूद देखिएगा हर जगह भूमि एक समान है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। लेकिन क्या होता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की भूमि के उपयोग में अंतर है। क्यों अंतर है भाई? यहाँ का भूमि अलग है, दूसरे जगह का भूमि अलग है। इसके कारण है और इस भूमि के उपयोग के 2 कारण है। कौन कौन से कारण हैं? एक होता है आपको प्राकृतिक कारण और एक होता है मानवीय कारण। इसीलिए अंतर होता है। एक प्रकृति के द्वारा समस्याओं के चलते होता है, वो उसके कारण होता है, और दूसरा होता है मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए कारकों के द्वारा उसके भूमि के उपयोग में अंतर आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भूमि के उपयोग के वर्ग। यहाँ बता दिया गया प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। क्लियर है? प्रकृति के बारे में बता दिया, मानवीय कारक बता दिया। अब आगे देखते हैं भूमि के जो उपयोग के वर्ग हैं। क्या है वो? वन क्षेत्र की भूमि है, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि है, बंजर और व्यर्थ भूमि तथा सड़क, मकान, उद्योगों में लगी हुई भूमि, प्रति भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि। यानी भूमि के इन्होंने प्रकार इसमें ये 5 प्रकार के बताए हैं। चलिए ठीक है, इस सब को आप एक एक करके जरूर पढ़िएगा। मैं इसको प्रमुखता से बताता चलता हूँ लेकिन विस्तार से आप जरूर पढ़िएगा। भूमि के अवैज्ञानिक और अनियोजित उपयोग के कारण मरुभूमि का प्रसार, भूमि का कटाव और भूमि के अनउपजाऊ जैसी समस्याएं जो है ना हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? भूमि का जो अवैज्ञानिक ढंग से और बिना अनियोजित ढंग से, बिना प्लानिंग का उपयोग हो रहा है, जिसके मरुभूमि
या का प्रसार हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, भूमि के अनुपजाऊपन यानी उसमें फर्टिलाइजेशन में कमी आ रही है, जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। अतः हमको क्या करना चाहिए, भूमि को हमको संरक्षित करना चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं मृदा। अब आती है बात की मृदा। मृदा माने मिट्टी, मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भूमि और मृदा एक चीज नहीं होता है। भूमि में मृदा है लेकिन मृदा पूरी भूमि नहीं होती है। ठीक है, सीधा बात जानिए, मृदा माने मिट्टी यानी माटी। मिट्टी को मृदा संसाधन कहा जाता है। मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। देखिए, ह्यूमस जो होता है ना, जो माटी में जो होता है ना, जो पेड़ पौधा, जीव जंतु और सड़े गले पदार्थ के अवशेष जो होता है उसको ह्यूमस कहा जाता है। यानी ये सब कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में ऊपरी भागों में पाया जाता है। आगे हम फोटो में उसको देख के समझेंगे। किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कारण है कि देखिए, कहाँ की मिट्टी कैसे है, कैसे पता चलेगा, वहाँ के जलवायु के अनुसार होता है, वहाँ के मौलिक चट्टान कैसे हैं उसके अनुसार होता है, वनस्पति कहाँ कैसे हैं, वहाँ जीवाणु किस तरह के हैं, उस क्षेत्र की ऊंचाई क्या है, ढाल क्या है और समय किस तरह से वहाँ है, वातावरण, मानसून, ये सब चीज आपको प्रभावित करता है मिट्टी के बनावट, निर्माण को। अब देखिए होता क्या है कि आगे आते हैं हम लोग थोड़ा क्षरण के बारे में, यानी मिट्टी के क्षरण के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या, ये क्षरण क्या है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्षरण से मतलब होता है आपको किसी चीज का नष्ट हो जाना, बिखरा होना, कमी होना। तो क्या, क्यों क्षरण होता है, वहाँ की कोई व्यवस्था गड़बड़ होगी जहाँ की मिट्टी है, तो क्या होता है, क्षरण के क्या होता है, एक जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना, गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपको भौतिक ऋतु क्षरण। भौतिक ऋतु क्षरण तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया, चट्टानी परतों के फैलने, सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक क्षरण कहलाता है। क्लियर है। अब आइए, यही हमने कुछ देर पहले कहा था ना, ह्यूमस क्या होता है, ये है मिट्टी का परत, ये है मिट्टी, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ह्यूमस कहलाता है, नीचे बालू और पाक होता है, और नीचे जो होता है ऋतु क्षरण और क्षरितकरण, ऋतु क्षरित कण जो है ना आके नीचे ये बैठ जाते हैं। उसके बाद नीचे क्या होता है, मौलिक चट्टान। ये आपको कैसे पता चलता है, जब पानी चापाकल के लिए पाइप हलाया जाता है ना, तो देखते हैं ना, पहले ऐसे खर पतवार ये सब चीज़ें निकलती हैं, उसके बाद बालू निकलेगा, पाक निकलेगा, उसके बाद अजीब अजीब से कण निकलेंगे, नीचे पता करेगा कि मिस्त्री के नीचे तो पहाड़ मिल गई बा, यानी ये नीचे चट्टान की चीज़ें होती है। ये है मिट्टी के परत। क्लियर है। इस तरह से हम आप उसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब होता है मृदा अपरदन। देखिए, मृदा अपरदन प्राकृतिक एवं मानवीय कारण से मृदा की परतों का विस्थापन मृदा अपरदन कहलाता है। यानी विस्थापन जो है, मृदा का विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह चल जाना, क्या होता है, प्राकृतिक कारण से हो सकता है, मानवीय कारण से होता है। मृदा के परतों का बाढ़ से इधर से उधर चला जाएगा, काट के कोई इधर से उधर कर देगा। मानवीय कारण, जंगल काट देगा तो प्राकृतिक रूप से बाढ़ पानी आएगा, बहा के लेके चला जाता है। तो ये मृदा अपरदन प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन मृदा अपरदन कहलाता है। जल प्रकृति की अमूल्य देन है। पानी जो है ना वो अमूल्य देन है, किसकी, प्रकृति की।
अब इसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। और उसी में आता है जल चक्र। जल चक्र से पहले हम थोड़ा मृदा को प्रकार को देख लेते हैं। देखिए, मृदा के यहाँ प्रकार दिए, कितने प्रकार की मृदा होते हैं। उर्वरता के आधार पर होता है, गठन एवं संरचना के आधार पर होता है, रंग के आधार पर होता है। यह आपने सुनी होगी ना, उर्वर अनुर्वर, बलुई, चिकनी, दोमट, बादामी, लाल, काली, भूरी। इसको आपको देख के और याद करना है कि कौन सा मिट्टी किस प्रकार के में आता है, और इसी तरह आपको देखना है। और इसी चीज़ को उर्वरता, गठन, संरचना के आधार पर इसने नीचे बना दिया है। उसके बाद मृदा के प्रकार हैं। भारत में जो मृदा है वो इस नक्शे के द्वारा बताई गई है कि कहाँ की मृदा किस प्रकार है। देखिए, हर जगह अलग निशान बनाया हुआ है। देखिए, इस एरिया में अलग तरीके का ऐसे निशान बनाया, इस तरीके में ऐसे बनाया, इस तरीके ऐसे बनाया, यहाँ यहाँ, और इस चीज़ को नीचे डिफाइन किया गया होगा कि कहाँ किस। देखिए कैसे बताता है। इस तरह का जो निशान बना वाला जो क्षेत्र होगा वो पर्वतीय मृदा होगा। कहाँ ऐसा निशान कहाँ बना है? देखिए यहाँ ये पर्वत है, ये हिमाचल जम्मू कश्मीर एरिया का क्षेत्र है। हम बिहार में रहने वाले हैं, तो बिहार कहाँ है? देखिए बिहार इस एरिया में है। तो यहाँ क्या है? डैश डैश वाला है। तो डैश डैश में क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जल उड़ा हुआ मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित एरिया होता है। ठीक है ना, ये इस प्रकार इसको आप देख के समझ लीजिएगा और पूरी विस्तार से देख लीजिएगा कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सब निशान के अनुसार नीचे सब चीज़ें बताई गई है। जैसे पूरा काला काला है तो क्या है? लेटेलाइट मिट्टी है वह। ठीक है, चलिए उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सब प्रकार की। जलोढ़ मृदा देश की सभी नदियों घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। हम लोग वही हैं। नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। जलोढ़ माने जल उड़ा हुआ वो मिट्टी, यानी जहाँ बाढ़ रहता है, माने माटी पर पानी रहता है ना, तो वो मिट्टी जल उड़ा रहेगा ना, वही होता है। तो नया जलोढ़ जो होता है उसको खादर बोलते हैं, और पुराना जलोढ़ होता है वो बांगर होता है, यानी जिसपे अभी भी पानी आया होगा। ठीक है ना, और वो खादर कहलाता, उतर गया होगा। फिर पुराना जलोढ़ बहुत पहले से वो पानी उस पर आया होगा कभी, वो बांगर हो जाता है। यही है जलोढ़ मृदा। चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसी अनुसार इसको आप पूरी तरह से पढ़ के विस्तार से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मृदा अपरदन हमने देख लिया। अब उसके बाद हम इसके अब जल संसाधन में पढ़ते हैं। जल संसाधन में बताया, अब इसमें एक जल चक्र होता है। यह एक ऐसा चक्र है जिससे महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा जितना जल है ना, पूरा जल है, आपको वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जल, तरल, गैस, ठोस, ये हमने विज्ञान में पढ़ा था। और जल का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है ना, जितना हमारे पृथ्वी पर जल है, 71% जल है ना, उसमें लगभग 49% यानी आधा प्रशांत महासागर में है। सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद कुछ अटलांटिक में है, कुछ हिंद में है, कुछ 3.9 महासागरों में है। उसके बाद नदियों में है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक ऐसा चक्र है, जल चक्र, जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। आइए आगे फोटो बना होगा, देखिए यहाँ क्या है, ये जल वाष्पीकरण जरा वायुमंडल में जाता है, संघनन होकर फिर वर्षा होता है, और वर्षा से फिर नदी में आता है, फिर नदी से समुद्र में आ जाता है। यही चक्र है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वहाँ बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आता है, और यह जल बहकर फिर पुनः महासागरों में चला जाता है, और फिर वाष्प और बादल का निर्माण, फिर वर्षा की क्रिया, यही चक्र चलता रहता है। ये जो चक्र है ये चलता रहता है, यही चक्र चलता रहता है। क्या
यहाँ से क्या होगा, वाष्प बनेगा, वाष्प में आके बादल बनेगा जिसको संघनन क्रिया कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, बारिश होगा, बारिश से नदी में आएगा, नदी से समुद्र में आ जाएगा, पहाड़ों पर बरसेगा, पहाड़ों से पानी नदी के माध्यम से नीचे आ जाता है धरती पर, वहाँ से ये समुद्र में आ जाएगा, फिर वही क्रिया चलती रहती है। ये जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जल कितना कहाँ वितरण हुआ है ये बताया गया है, कितना जल कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि भारत में विश्व का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, आज जिसके लिए विश्व का 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। 4% जल ही उपलब्ध है आपको पीने के लिए, स्वच्छ जल। हमारे देश में नदियों का जाल है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है, यह ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। जल के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों के अंदर में जो अंतर आता है, जल के स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों में जो अंतर आता है या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। मान लीजिए जल के गुण में कोई अंतर आता है, उसमें कुछ अवांछित चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो मिल जाता है, तो क्या होता है, जीवन को, जल को हानिकारक बनाता है और वो जल को प्रदूषित करता है। क्लियर है, लिखा है ना, देखिए क्लियर लिखा है यार। जल के स्वाभाविक और प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, क्या होता है, जल प्रदूषण का होता है। और जल प्रदूषण के कारण क्या है, घरेलू कूड़ा करकट, नगरीय क्षेत्र के दूषित जल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, परिवहन एवं यातायात दुर्घटना, ये सब कारण के चलते जल प्रदूषित होता है। हमारा काम है जल को बचाना और जल ही जीवन है, इस चीज को ध्यान रखना है। चूंकि जल बहुत कम है, पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन पीने लायक 4% है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो हमें तो जीवन पीने वाले पानी से न मतलब है, अपने जीवन को उसी से चलाना है। तो इस तरह पाठ की प्रमुख बातें आज तक मैंने रखी। आपसे एक आग्रह है कि पूरे पाठ को आप विस्तार से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। आगे हम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, पाठ के अंदर आए हुए पाठगत प्रश्नों को देखेंगे और अभ्यास प्रश्नावली को देखेंगे। तो चलिए आगे इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। बहुवैकल्पिक, 1 नंबर में है बहुवैकल्पिक। सही विकल्प को चुनें। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो कितने प्रतिशत भाग पे स्थल है, 29, और 71 पे क्या है, पानी है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, मैदानों में मिलती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है, भू राजस्व विभाग रखता है। चौथा है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो आपको 5 प्रमुख वर्ग हैं। पांचवा है, मृदा में कुल कितने स्तर हैं, मृदा में कुल कितने स्तर हैं, तो 4 स्तर हैं। उसके बाद आपको प्रश्न है अगला, समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है, समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है। छठा प्रश्न है तो है मृदा अपरदन को रोकने का। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इनमें से कौन सा महासागर नहीं है, कौन सा महासागर नहीं है, क, अंटार्कटिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
खाली स्थान भरने वाला है। पहला प्रश्न क्या है? मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को डैश कहा जाता है। उत्तर क्या होगा? ह्यूमस। यानी मृदा में जीवों को सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। अगला है, दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है। दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा का निर्माण डैश प्रक्रिया से होता है। तीसरा, निश्चालन की प्रक्रिया से होता है। ठीक है। भूमि एक डैश संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल का डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है। 97.3 महासागर में पाया जाता है और जल दूसरी जगह है। चलिए आगे देखते हैं वो प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्द में। पहला प्रश्न है, भूमि उपयोग से क्या समझते हैं? उत्तर है, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर हम कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइप मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों में मैदान और स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। यानी भूमि का उपयोग करना, यही ना है, उसको यूज करना। अब प्रश्न अगला क्या है? दूसरा प्रश्न है, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा प्रश्न है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है भूमि का उपयोग। कौन सा कारक? प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आइए दोनों को देख लेते हैं। प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक क्या है? स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा है मानवीय कारक। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। क्लियर है? चलिए अब ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है? ऋतु क्षरण, क्षरण शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी घटना, हटना, टूटना, किसी चीज में से झड़ जाना। तो क्षरण, ऋतु क्षरण। जब चट्टानें समय के साथ टूटकर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगती हैं तो उस प्रक्रिया को अपक्षय या ऋतु क्षरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको 200 शब्दों में देने हैं। 200 शब्दों में। प्रश्न क्या है? भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊपर भूमि उपयोग से क्या समझते वो पूछा था, यहाँ भूमि उपयोग क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र कहीं अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग में रहता है। अब देखिए, भूमि उपयोग वर्ग, भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं और ये वर्ग कौन से हैं? ये वर्ग हैं आपको वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर एवं व्यर्थ भूमि, इसमें होता ही नहीं है कुछ, सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि, इसमें आप कृषि नहीं कर सकते हैं। परती भूमि, परती भूमि, चालू परती, जिस भूमि पर, अब देखिए यहाँ समझना चाहिए, जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय में कृषि नहीं की गई हो। ध्यान से रखना है, 1 वर्ष या उससे कम समय में कृषि नहीं की गई, उसको चालू परती बोलते हैं। अब अगला है अन्य परती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष से कम समय में कृषि नहीं की गई है, उसे क्या कहते हैं? अन्य परती कहते हैं। अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चारागाह की भूमि या कृषि योग्य भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से
अधिक समय से खेती नहीं की गई है, उसको क्या बोलते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि। चालू प्रति 1 वर्ष से कम, अन्य प्रति 5 वर्ष से कम, और ये बंजर उसको कहते हैं जिसमें 5 वर्ष से अधिक से खेती नहीं की गई है। ठीक है, अगला है वर्ग आपको शुद्ध बोई गई भूमि। चलिए आइए देखते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्या है मृदा निर्माण? किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वही चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक, जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः यह सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में कितना समय लग जाता है? सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी अवधि में पूरा होता है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इनमें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर और स स्तर। ऊपरी अ स्तर को ह्यूमस की अधिकता रहती है, उसको ह्यूमस कहा भी जाता है। ब स्तर को बालू और पंख की प्रधानता होती है, और स स्तर में ऋतुक्षरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती हैं। चलिए आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन के कारकों और का उल्लेख करके इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल और मानवीय क्रियाएं। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज वन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। तेज पवन या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्र में सतही अपरदन होता है, जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र में क्षुद्र नलिका या अवनलिका अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के मौलिक कणों और उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों, फलों और साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने होंगे। क्या क्या करने होंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में रेखी खेती करना, पर्वतीय ढलानों का वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र तकनीक को अपनाना, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। जल प्रदूषण के कारण का उल्लेख कीजिए, उसके दूर करने के उपायों का भी वर्णन कीजिए। अब जल की स्वाभाविक प्रकृति, अगर जल के प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल के अवांछित पदार्थों को मिल जाना, जल के प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल में कोई खराब चीज मिल जाना। सामान्य जो जल है, जो प्राकृतिक जल है, उसमें अगर गलत चीज मिल जाता है, नुकसानदायक चीज मिल जाता है, तो जल क्या होता है? खराब हो जाता है। वही जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है जिसके चलते जल प्रदूषित होता है? घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, नगरीय क्षेत्रों का गंदा जल, परिवहन या यातायात दुर्घटनाएं, ये उसके कारण है। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन बढ़ना, दिमागी विकृति इत्यादि। जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नदियों, नालों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाना, अजैविक खाद्यों के उपयोग पर रोक लगाना। ये है। अब देखिए जल संकट क्या है। 5वां प्रश्न है, जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने का उपाय बताइए। अब देखिए जल संकट, जनसंख्या का बढ़ना, जल का अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का असमान वितरण, जल
का प्रदूषित होना, शहरों में पनपती अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है परंतु वे प्रदूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित है परंतु वहां जल का उपयोग नहीं किया जा सका, जा सकता। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। जल संकट को दूर करने के निम्नलिखित उपाय। अब देखिए क्या होता है कि महानगरों में जो है ना, किसके बड़े बड़े शहर में जो है वो महासागर के किनारे हैं और उसका जल उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि वो खरा होता है। अब देखिए, अब जल संकट को दूर करने के निम्नलिखित क्या उपाय है। वर्षा जल संग्रह की तकनीक, छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल का समुचित उपयोग करना। यह है। अगला है जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना, बच्चों के बीच जल संरक्षण की महत्ता को बताना, प्राचीन जल संचय तकनीकों को अपनाना। ये है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं मिट्टी पाई जाती है इसका वर्णन करने के लिए प्रश्न में हमसे कह रहा है। भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। जल ओढ़ लेना, जैसे बताया था ना, तो वो नदी रहेगा उसी के ना किनारे पाई जाएगी, उसी घाटी में पाई जाएगी। अतः भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जहां तत्काल नया पानी आया है और वो खादर कहलाता है, जो बहुत पहले जहां पानी आया हुआ होगा उसको बांगर कहते हैं। हमने किताब में पढ़ा था उसको। जलोढ़ मृदा जहाँ बारिश, बाढ़ या ये सब आया हुआ है, नदी का पानी वहाँ आया हुआ होगा, वह मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन फसलों के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। अब देखिए, काली मृदा एल्यूमिनियम, लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक, कपास की खेती, ध्यान दीजिए, कपास खेती अगर पूछता है तो काली मृदा कपास खेती के लिए संबंधित है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यह मृदा पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण ये इस मृदा का रंग लाल होता है, लोहा होता है इसलिए। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। जैसे ये जल में मिलता है तो कैसा हो जाता है, पीली रंग की। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फलों के उत्पादन के लिए यह उपयुक्त मृदा उड़ीसा, झारखंड और मेघालय में पाया जाता है। वहाँ क्या होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल के लिए ये उपयुक्त होता है। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या है। लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का निर्माण निश्चालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वत क्षेत्र में पाई। ये मृदा के सब प्रकार थे। आइए देखते हैं। और अगला है क्या, कार्यकलाप। ये कार्यकलाप में है। अब इस कार्यकलाप में है भारत का मानचित्र बनाकर मृदाओं का विवरण दिखाइए। ये क्या आपको किताब से देखना है और मानचित्र बनाना है, और कौन सी कहाँ है, किताब में इस चीज़ का उल्लेख है। देखिए, ये यहाँ एक प्रकार की मृदा है, यहाँ एक प्रकार की मृदा है, एक प्रकार की यहाँ मृदा है। देखिए, ऐसे देखिएगा, यहाँ एल जो साइन दिया गया इस प्रकार की मृदा है, यहाँ इस प्रकार की मृदा है, यहाँ एक प्रकार की मृदा है, यहाँ भी एक प्रकार की मृदा है। कहाँ कैसे है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। जहाँ ऐसे वाली मृदा है उस क्षेत्र में उसको पर्वतीय मृदा बोलते हैं। जलोढ़ मृदा जहाँ ऐसे डैश वाला है, देखिए डैश वाला है, डैश वाला कहाँ है, देखिए ये एरिया जो है ये सब जलोढ़ है। ये मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, ये मेन स्ट्रीम एरिया है, ये जलोढ़ वाला है। उसी तरह एल जैसा लिखा होगा वो लाल मृदा है,
क्रॉस वो काली मृदा है, काला रंग है वो लेटराइट है। ऊपर अपने प्रश्न में देखा था शुष्क मृदा। ये सारी चीज़ें मृदाओं के का उल्लेख भारत के मानचित्र में बताया गया। आशा है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी और आपको लाभ होगा। वीडियो में से अगर प्रश्न के उत्तर उतारने हैं तो वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर दीजिए और तब उसको उतार लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरह के वीडियो के लिए और इसी तरह प्रश्नों के उत्तर के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है, जो बहुत जल्दी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे आपको लाभ होगा। यदि आप छात्र हैं तो आप खुद पढ़िए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप शिक्षक हैं तो आगे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के साथ शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए ताकि सबको लाभ हो, आपको लाभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।